चैप्टर 10 बिजनेस स्टडीज क्लास 12। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे हमारे फाइनेंशियल मार्केट के। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनसे भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं, केस स्टडी बन सकती है, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन की थी। कहाँ से केस स्टडी बन सकती है, किस तरीके से बन सकती है, वो सब चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा जब भी आप बोर्ड के एग्ज़ाम देते हो तो होता क्या है कि कभी भी आपको, जैसे सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि भैया एग्ज़ाम जो है वो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बुक से बाहर है। तो एग्जामिनर जो है जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है वो ऐसा तो है नहीं कि उसके पास कहीं और दूर की बुक होगी और उससे उसने पेपर बनाया होगा। नहीं, होता क्या है कि क्वेश्चन एग्जामिनर घुमाता है, चीज़ें सेम होती है, टॉपिक सेम होते हैं, हर एक चीज़ सेम होती है, बट क्या होता है कि क्वेश्चन जो होता है वो घुमा दिया जाता है, जैसे केस स्टडी के थ्रू या क्वेश्चंस को थोड़ा अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए जब आप बोर्ड का एग्जाम देते हो, तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। चाहे एग्जामिनर कितना ही क्वेश्चन घुमा दे, बट आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि क्या पूछा गया है, ताकि आप उस चीज़ का आंसर दे पाओ। क्योंकि क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि इसमें पूछा क्या गया है। केस स्टडी बहुत बार ऐसे होते हैं जिनमें आपको पता ही नहीं चलता कि ये पूछ क्या लिया है इसने। तो आपको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टिप मेरी तरफ से अलग से थी आप लोगों के लिए जब भी आप बोर्ड का एग्जाम देते हो उसके लिए। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट एंड वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। इनसे केस स्टडी पूछी जा सकती है। अब प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? केस स्टडी ऑफन डिस्क्राइब द कंपनी इशू न्यू शेयर एंड आस्क यू टू आइडेंटिफाई द मार्केट। अब केस स्टडी पूछी गई है कि एक कंपनी नए शेयर इशू कर रही है। अब कौन सी मार्केट है ये, कौन सी मार्केट नए शेयर इशू करती है? न्यू शेयर की यहाँ पे बात हो रही है। तो प्राइमरी मतलब कोई चीज, जैसे अगर हम एग्जांपल लेके चले स्कूल का, तो होता है ना प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद आप अपर कॉलेज में चले जाते हो। तो प्राइमरी क्या होती है? छोटी स्टार्टिंग जो फेज होती है। स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं बच्चे की? जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो स्टार्टिंग उसकी कहाँ से होती है? प्राइमरी से होती है। तो प्राइमरी मार्केट क्या आती है? जो नई मार्केट, नए शेयर्स को इशू कर रही है, न्यू इशू जो हमारी मार्केट होती है उसको प्राइमरी मार्केट बोला जाता है। वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पे सिक्योरिटीज पहली बार बेची गई हैं। न्यू इशू मार्केट, इट हेल्प इन द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स फ्रॉम सेवर टू एंटरप्रेन्योर। ये हेल्प करता है डायरेक्टली ट्रांसफर करने के लिए जो भी हमारे इन्वेस्टेबल फंड्स है जिनके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए। प्राइमरी मार्केट हमारी न्यू इशू फर्स्ट टाइम जहाँ पे शेयर्स को बेचा जाता है। मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ये चीज़ लिख रखी है। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट्स, राइट इशूज एंड ईपीओस। किस तरीके से आप इनको इशू कर सकते हैं भाई? आप प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं, राइट इशू कर सकते हैं, या फिर ईपीओस के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी सेकेंडरी मार्केट जिसको स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है। Where existing securities are traded, it provide liquidity and price discovering for existing investors। कई बार क्या होता है कि कंपनी के पास पैसा लिक्विडेट नहीं हो पाता है, पैसा है बट उसने इन्वेस्ट कर दिया कहीं कहीं, तो उसके पास कैश की कमी हो जाती है। तो उस टाइम पे स्टॉक एक्सचेंज जो हमारी सेकेंडरी मार्केट है, जहाँ पे सिक्योरिटीज जो है वो ट्रेड की जाती है, एक्सचेंज की जाती हैं लिक्विडिटी के लिए। आपको प्राइस की नीड है तो उस प्राइस की नीड के लिए फुलफिल करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है। स्टॉक एक्सचेंज हमारे आगे भी आएगा टॉपिक इसका, तो ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में इनको समझेंगे। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है और कैपिटल मार्केट क्या होती है? देखो, दिस इज अ क्लासिक 4 and 5 मार्क क्वेश्चन, यू मस्ट नो द डिफरेंस बेस्ड ऑन द बेसिक पॉइंट्स। अब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट जो होती है इनका ये जो डिफरेंस है ये 4 या 6 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है बेसिस पॉइंट्स के, बेसिक पॉइंट्स जो हमारे होते हैं उनके साथ। मनी मार्केट क्या होती है? मनी मार्केट वो मार्केट होती है जो कि डील करती है शॉर्ट टर्म फंड्स के अंदर जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से पहले है, विद इन 1 ईयर जो हम बोल सकते हैं। इट इज मार्केट फॉर लो रिस्क
हाईली लिक्विड एंड अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये ज़्यादा रिस्क नहीं होता। जब एक साल के पहले ही आप उन चीज़ों को बेच सकते हो, शॉर्ट टर्म फंड है, एक साल की है, तो आपको ज़्यादा रिस्क उठाने की जरूरत नहीं होती है। लिक्विडेट ज़्यादा जल्दी हो सकते हैं, विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर आप कभी भी उनको लिक्विडेट कर सकते हैं। अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स हमारे ये होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले है हमारा ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जिनको हम सीडी भी बोलते हैं। इसके बाद आती है हमारी कैपिटल मार्केट, जो कि डील करती है लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर। इसके अंदर आती है हमारी जो मैच्योरिटी होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है, मतलब ये रिस्की ज़्यादा है। 1 साल से ज़्यादा में इनकी मैच्योरिटी होगी, मतलब 5-6 साल में, 3 साल में, 4 साल में, तो ये रिस्की थोड़े से हो जाते हैं। इट इंक्लूड बोथ इक्विटी एंड डेट, दोनों को इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर, इक्विटी को भी, डेट को भी। इसके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? शेयर्स, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड, ये इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शेयर्स, डिवेंचर एंड बॉन्ड। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसको हम बोलते हैं। This is arguably the most important session. You must categorize its function into 3 type. Important है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके जो फंक्शंस क्या क्या हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या काम करती है, क्या फंक्शंस है, तो इनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हमारी कैटेगरी आती है प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी। नाम से पता चल रहा है ना भाई, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो प्रोटेक्ट करता है जो इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टर्स का उनको। जैसे एग्जांपल, प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस रेजिंग, जो भी ट्रेडिंग होती है और प्राइस को बढ़ाया जाता है, जिससे मैनिपुलेशन जिसको हम बोल सकते हैं, उसको कम करने में हेल्प करता है। डेवलपमेंट, प्रमोट एंड डेवलप द मार्केट को डेवलप करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए हेल्प करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे कि ट्रेनिंग फॉर इंटरमीडिएटर्स, प्रमोटिंग इंटरेस्ट ट्रेडिंग्स, इंटरमीडिएटर्स जो होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि वो आगे चीज़ों को समझ पाए, आगे चीज़ें और ज़्यादा ट्रेडिंग के अंदर अपना इंटरेस्ट बना पाए। रेगुलेटरी, रेगुलेट्स द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज, ये रेगुलेट करता है जो भी हमारा बिजनेस होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। एंड जैसे कि रजिस्टरिंग ऑफ ब्रोकर को रजिस्टर करवाना, कैंडिडेट जो भी कंडक्टिंग एडजस्टमेंट्स हैं, इंस्पेक्शंस हैं, उनको सबको कंडक्ट करना। इसके बाद हमारा आता है फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। द एग्जाम ऑफन आस्क फॉर 4 to 5 फंक्शंस, फोकस ऑन दिस। 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एग्जामिनर पूछता है, तो उनके ऊपर हमें ज़्यादा ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहला हमारा जो आता है फंक्शन वो आता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। स्टॉक एक्सचेंज जैसे हमने बात की थी कि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है। इट गिव्स इन्वेस्टर्स अ प्लेस टू कन्वर्ट देयर सिक्योरिटी इनटू कैश। ये एक इन्वेस्टर्स को ऐसी प्लेस देता है, ऐसी जगह देता है जहाँ पे आप जो उनकी सिक्योरिटीज उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं या बहुत से लोगों के मुंह से, बड़े जो लोग होते हैं उनके मुंह से मैंने ये चीज़ सुनी है, स्टॉक एक्सचेंज इट मीन्स सट्टा। जैसे ये होता है ना कि भाई आप सट्टा लगा रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप सट्टा लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग इज नॉट अ सट्टा। अगर कोई समझ के करता है, कोई सीख के करता है, कोई पूरी उसकी नॉलेज पढ़ के करता है, तो आप उसको ये चीज़ पता होगी कि ट्रेडिंग जो सट्टा नहीं होती है। ठीक है, समझ के करो अगर किसी को आगे करनी भी है तो। उसके बाद आता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो प्राइस होते हैं वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन किए जाते हैं। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस आर कैरिड आउट अंडर अ स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क। जो सिक्योरिटीज हैं वो आपकी ट्रांजेक्शन्स को सेफली प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो सेफली, कोई भी दिक्कत उसके अंदर लीगली कोई भी दिक्कत ना आए। उसके बाद आता है कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मोबिलाइजिंग सेविंग इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। जो सेविंग्स है उनको प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो कि आपको अच्छा रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है। अगर किसी को स्टॉक एक्सचेंज आती है तो उसको पता होगा कि वहाँ पे इन्वेस्टिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपको एक अच्छी प्रोडक्टिविटी वहाँ पे मिल सकती है जब आप लॉन्ग टर्म पे वहाँ पे इन्वेस्टिंग करते हो, जब आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है तब करते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि भी मुंह उठा के करते या नहीं, नॉलेज के अकॉर्डिंगली करते हो। इसके बाद हमारा आता है
trading and settlement procedure. You should know the steps involved in buying and selling shares in a modern electronic stock exchange. पता नहीं मेरे फंबल्स क्यों होने लग गए हैं आजकल। ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर जो हमारा क्या होता है, जैसे जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला हमारा क्या पॉइंट होता है, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। आपको एक ब्रोकर सिलेक्ट करना है कि भाई जो भी रजिस्टर्ड है सेबी के थ्रू, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ जो हमारी इंडिया है उसके थ्रू जो रजिस्टर है उसको आपको सेलेक्ट करना है। यू मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो आपने सेलेक्ट किया ब्रोकर वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद आप अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे। ओपनिंग ए डीमेट अकाउंट विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ आप अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे। इसके बाद क्या है, प्लेसिंग द ऑर्डर। उसके बाद आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। उसके बाद आप अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे। देन सेटलमेंट करेंगे T+1 रोलिंग सेटलमेंट साइकिल इन द करंट स्टैंडर्ड्स। उसके बाद अपना जो भी सेटलमेंट साइकिल है उसको आप कंप्लीट कर देंगे करंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली। इजी होता है, ट्रेडिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर समझ में आ जाए तो। ठीक है, पहले ये होता है कि भाई आपको ब्रोकर देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद अपना ऑर्डर देखेंगे भाई क्या है, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद सेटलमेंट कर देंगे। अब जो कॉमन केस स्टडीज कीवर्ड्स जो पूछे जाते हैं, जो मैं आपको एक्स्ट्रा टिप देती हूँ कि भाई ये चीजें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहला आता है ब्रिज फाइनेंसिंग। यूजुअली रेफर्स टू कमर्शियल पेपर एंड यूज टू कंपनीज टू मीट फ्लोटिंग कॉस्ट। ब्रिज फाइनेंसिंग वो चीज होती है जो कि कमर्शियल पेपर्स के अंदर यूज की जाती है कंपनीज की फ्लोटिंग कॉस्ट को मीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। इसके बाद आते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। रेफर्स टू ट्रेजरी बिल। जीरो कूपन बॉन्ड को ट्रेजरी बिल बोला जाता है, इशूड बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये इशू किए जाते हैं आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट के बिहाफ पे, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे इनको इशू किया जाएगा जीरो कूपन बॉन्ड को। एंड नेक्स्ट हमारा आता है डीमेटलाइजेशन। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिसको हम डीमेट अकाउंट भी बोलते हैं। ये वो प्रोसेस होती है जहाँ पे सिक्योरिटीज को होल्ड किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। मतलब से जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो पहले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होती थी, है ना। पहले आपको एक मार्केट होती थी, उसके अंदर जाना होता था, वहां पे चीजें खरीदी जाती थी, बेची जाती थी। आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गई है। तो डीमेटलाइजेशन का मतलब ये होता है जहाँ पे सिक्योरिटीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड की जाती है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया हमारा चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम का जो हमारा चैनल है वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको एजुकेशनल रील्स ही देखने को मिलेंगी। और अगर आपको कुछ भी पूछना था वो भी आप लोग इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे ले सकते हो। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।